नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी खबरें शामिल हैं हमारे इस शो में। टेलीविजन सेट की खबर से करेंगे शुरुआत। फिर महंगे होने वाले हैं टेलीविजन सेट। वही ओपन सेल का मामला, अब कितनी महंगाई आएगी, क्यों आएगी, क्या पूरा मामला है, ये समझेंगे। खत्म हो रहा मुफ्त ई कॉमर्स का दौर। एक और नया स्टार्टअप ज़ेप्टो, जिसने मुफ्त डिलीवरी बंद कर दी, चार्ज लेना शुरू कर दिया। क्या ये दौर अब बिल्कुल अपने किनारे पर है, ये समझेंगे। ग्लोबल गेहूं मार्केट में खलबली, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। चीन ने एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल किया है, उससे पहले यूएस ने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया था चीन को, जो गेहूं जा रहा था उसका। क्या कुछ पूरा मामला है, ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर बेचने के लिए सरकार की नई योजना। अब दोबारा सरकार क्यों योजना लाई, ये जानेंगे। एआई के लिए बना दुनिया का पहला कानून, कहां बना, क्या इस कानून में, ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर, रूसी तेल पर अमेरिका की नई सख्ती। क्या सख्ती है, इसका क्या असर भारत पे पड़ेगा, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। टेलीविजन सेट महंगे होने जा रहे हैं। अप्रैल से टीवी के दाम 10% बढ़ सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के दाम बढ़ने की वजह से टीवी सेट महंगे हो रहे हैं। बीते एक साल में ओपन सेल की कीमतें 30% तक बढ़ चुकी हैं। टीवी सेट बनाने में 60 से 65% तक जो हिस्सा है वो ओपन सेल की कीमत का ही होता है। सर, क्या मामला है, क्यों लगातार महंगा हो रहा है ओपन सेल? लगातार ओपन सेल्स की प्राइस पिछले 2 साल से बढ़ रही हैं। दरअसल कोविड खत्म होने के बाद से ओपन सेल्स की शॉर्टेज है पूरी दुनिया के मार्केट में, और ओपन सेल सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है टीवी का, और इसकी वजह से ही टीवी की कीमत, जो भी टीवी खरीदते हो उसकी कीमत निर्धारित होती है। करीब करीब 30% कीमतें पिछले साल में बढ़ चुकी हैं। पिछले साल भी हम लगातार आपको बताते रहे, और अब फिर एक बार अप्रैल के महीने में ओपन सेल के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। ओपन से अगर आप टोटल टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लें तो उसमें 60 से 70% हिस्सा अकेले ओपन सेल की कॉस्ट का होता है। और भारत में चूंकि ओपन सेल का उत्पादन होता नहीं है और इनका इंपोर्ट होता है और इनकी शॉर्टेजेस है, इसलिए कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो से सामान मंगवाना महंगा हो गया है। ज़ेप्टो ने कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए प्रति ऑर्डर ₹2 प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू कर दिया है। अभी तक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, स्विगी ही प्लेटफॉर्म फीस वसूलते थे, लेकिन अब इस तरह फीस वसूलने वाली ज़ेप्टो पहली क्विक कॉमर्स कंपनी बन गई है। कुछ चुनिंदा यूजर्स पर यह परीक्षण फिलहाल किया जा रहा है। सर, धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने से पैसे लेने की तैयारी, तो ये जो मुफ्त ई कॉमर्स का दौर था ये लगभग खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से सामान मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो वहाँ तरह तरह से कई रास्तों से डिलीवरी फ़ी के नाम पर कई तरीके की चीज़ें आ गई हैं। ज़ेप्टो भी सरचार्ज लगाता था, पहले से ही एक अलग से कार्ट की सेपरेट फ़ी लेता था, और अब इसका परीक्षण चल रहा था कि कैसे हैंडलिंग चार्जेस लगाकर दरें बढ़ाई जा सकें। और अब ये ₹2 की प्लेटफॉर्म फी लगाने की तैयारी की गई है, और ये हैंडलिंग चार्जेस ₹5 से ₹20 तक भी जा सकते हैं। यानी ज़ेप्टो चूंकि बड़ा क्विक कॉमर्स कंपनी है, और अब भारत के बाजार में जो अन्य कंपनियां भी हैं क्विक कॉमर्स की, वो भी अब ग्राहकों को कोई मुफ्त सुविधा देने को तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि स्टार्टअप स्पेस में जिस तरह से निवेशकों का नज़रिया बदला है, उसमें अब स्टार्टअप कंपनियों को अपने रेवेन्यू मॉडल दुरुस्त करने हैं। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में आई गिरावट के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया से 10 लाख टन गेहूं इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये शिपमेंट फरवरी, मार्च और अप्रैल में भेजे जाने वाले थे। चीन के कारोबारी शिपिंग के समय को पहली तिमाही से दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग कंपनियों ने कई ऑस्ट्रेलियाई पोर्ट्स पर शिपिंग स्लॉट को खाली कर दिए हैं। ये शिपिंग स्लॉट चीन भेजे जाने वाले कार्गो के लिए बुक किए गए थे। सर, क्यों ऐसा हो रहा है और इस पर भारत पर कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतें करीब 3-3.5 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं अचानक। गेहूं की पैदावार दुनिया के जिन इलाकों में होती, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ अल नीनो के असर के कारण उत्पादन में कमी की संभावना थी, पर अल नीनो का उतना असर नहीं दिखाई दिया। गेहूं की उपज बेहतर हुई है, और चाइना जो कि सबसे बड़ा वीट इंपोर्टर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट इंपोर्ट करता है, उसने पिछले साल सौदे कर लिए थे क्रॉप डैमेज होने की संभावना के कारण, और अब कीमतें घटने के कारण वो उन सौदों को रद्द कर रहा है। भारतीय बाजार में हालांकि कीमतें भी ऊंची बनी हुई हैं, समर्थन मूल्य भी ऊंचा है, लेकिन भारत सरकार के लिए और भारतीय बाजार के लिए एक अच्छी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में गिरावट होती है तो इसका सेंटीमेंट भारत में भी बदलता दिखाई देगा।
सोने की आयात पर आरबीआई को अब सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी। मतलब यह है कि रिजर्व बैंक जिस भी सोने का इंपोर्ट करेगा उस पर ना तो कस्टम ड्यूटी लगेगी और ना ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सर, ऐसा क्यों किया गया? भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और जो प्राइवेट निजी चैनलों से गोल्ड इंपोर्ट होता है उस पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और 5% का सेस लगाया जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक अपने रिजर्व के लिए जो गोल्ड का इंपोर्ट करता है उसके लिए उसे अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है इस ड्यूटी के तौर पर। और रिजर्व बैंक आमतौर पर सोने का इंपोर्ट रिजर्व के लिए करता है। भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार में जो पैसा उपलब्ध है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक सोने की खरीद लगातार कर रहा है और उस खरीद पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे सरकार ने माफ कर दिया। इससे रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट सुधरेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे वित्तीय संकट में फंसे केरल को कुछ शर्तों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की अनुमति को तैयार है। हालांकि केरल सरकार 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की छूट को अपर्याप्त बता रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि उसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। केरल को संसाधनों की कमी से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 मार्च तक एकमुश्त राहत पैकेज देने पर विचार करने के लिए कहा था। सर, ये टकराव तो लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। देखिए, कल हमने इसमें जब चर्चा की थी तो आपको संकेत दिया था कि केंद्र सरकार बोरोइंग लिमिट बढ़ाने पर विचार कर सकती है और वही संकेत आज कोर्ट में आ गया। केंद्र सरकार ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग की या कर्ज लेने की छूट केरल की सरकार को दे सकती है, लेकिन इसे प्रेसिडेंट ना बने। जो हमने कहा था कि दुविधा थी कि सरकार के सामने कि अगर ऐसा होता है तो बाकी राज्य में मांगेंगे, तो इस तरीके की शर्तें तय की जाएंगी जिससे नज़ीर ना बन जाए, ये उदाहरण ना बन जाए जिससे कि बाकी राज्य भी मांगने लगे। और ये भी कहा गया कि ये जो अगले 9 महीने की बोरोइंग लिमिट है केरल की, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। यानी अगर पूरे साल में केरल को 15,000 करोड़ रुपए उठाने की छूट मिलेगी तो उसमें से 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त छूट काट ली जाएगी। ये केरल की उम्मीदों के और केरल की तरफ से आए प्रस्ताव के लिहाज से ठीक नहीं है। पहली चीज़ तो इसमें एक शर्त लगी हुई है कि इसको ओवरऑल बोरोइंग लिमिट में शामिल किया जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि उसे 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और अब ये टकराव थोड़ा आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालत में केरल अपना पक्ष रखेगा और तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके का समाधान निकल कर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए दुनिया का पहला कानून आ गया है। यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के पहले कानून पर अपनी मंजूरी दे दी है। यूरोपियन यूनियन के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस कानून की तर्ज पर नए कानून बन सकते हैं। नए कानून के तहत यूरोपियन यूनियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर कई तरीके की पाबंदियां लगी हैं। आपको याद होगा कि इकोनॉमिकम के अगर आप नियमित श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून आएंगे इस तरीके की सबसे पहले बात करने वालों में से हम थे। मनी 9 था, इकोनॉमिकम कार्यक्रम था, अंशुमान जी थे। सर, ये कानून आ गया, क्या क्या है इस कानून में? सबसे प्रतीक्षित कानून था ये। इससे पहले चीन का भी एक कानून उपलब्ध है, लेकिन यूरोपीय समुदाय ने अपना एक कम्प्रहेंसिव लॉ सामने प्रस्तुत कर दिया और उसे यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया। ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानून के दायरे में लाने की पहली कोशिश है। अमेरिका में भी इसकी तैयारी चल रही है, भारत में भी इसकी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसका कहना है कि ये अंतिम कानून नहीं है, ये कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो यूरोपियन यूनियन में लंबे समय तक चर्चा में थे कि इससे होने वाले डैमेज का भुगतान कौन करेगा, इसका सरकारी व्यवस्था में इस्तेमाल कैसे होगा, इसमें निजता की चोरी तो नहीं होगी, इसके इस्तेमाल से लोगों को की सुरक्षा के खतरे तो नहीं होंगे। ईयू ने इस पूरे मामले में एक बड़ा कानून बनाकर दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर दिया है। चीन ने भी इस तरीके का एक कानून बनाया था। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि अक्टूबर 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एआई डेवलपर्स को अपना डेटा सरकार को बताने की शर्त रखी थी और वहीं से अमेरिका में भी कानून बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब ईयू के कानून को आने के बाद ये कानून कुछ और अन्य सबऑर्डिनेट कानूनों की, जो कि इसके साथ सहयोगी कानून है, वो उनके बनने का भी रास्ता खोलेगा और इसके अलावा दुनिया के कई देशों में भी इस आधार पर कानून बनेंगे। इस कानून में एक महत्वपूर्ण बात एक कही गई है कि एआई एप्लीकेशंस को ईयू ने फंडामेंटल राइट्स के लिए जोखिम माना है, रिस्क माना है, जो एक बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इस कानून के साथ कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, एआई उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की। अप्रैल से जुलाई 2024 तक चलने वाली इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना केवल इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर के लिए है। फेज 2
योजना 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है, उसके बाद 1 अप्रैल से नई योजना लागू होगी। सर, नई योजना लाने की वजह? ये थोड़ी चौंकाने वाली वजह है, क्योंकि फेम 2 को सरकार ने बंद कर दिया था। फेम 2 में कंपनियों ने जो फायदे उठाए थे उनको उनके आधार पर उत्पादों का जो भारतीयकरण किया जाना था, भारत में उनके पुर्जे बनाए जाने थे, वो लागू नहीं की गई। आपको याद होगा कि ई स्कूटर बनाने वाली कंपनियों पर छापे भी पड़े थे ईडी के, और उन्हें उनसे ये वापस मांगी गई थी, सब्सिडी दी गई थी। लेकिन अचानक भारत में ईवी की बिक्री में तेज गिरावट आई है। कारों के मामले में हमने कल आपको बताया था कि कारों की बिक्री तेजी से गिरी और कंपनियों को अपने उत्पादन कार्यक्रम बदलने पड़े। टू व्हीलर्स की बिक्री में पिछले 1 साल के दौरान तेज गिरावट आई है, और इसे फिर सपोर्ट करने के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें टू व्हीलर पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की बात है। जो हल्के 3 व्हीलर्स हैं, हल्के तिपहिया वाहन है, उस पर करीब 25,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की बात है। और जो हैवी 3 व्हीलर्स हैं, बड़े कॉमर्शियल 3 व्हीलर्स हैं, जिन पर आमतौर पर सामान ले जाया जाता है, जो कार्गो में इस्तेमाल होते हैं, क्या हैं, उन पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की बात है। अब ये स्कीम कैसे लागू होगी, इसकी शर्तें आने वाले समय में नोटिफाई होंगी, क्योंकि फेम 2 आमतौर पर लोकलाइज्ड प्रोडक्ट पर बेस्ड थी, कि जिसमें एक शर्त थी कि जो ईवी बेचे जाएंगे भारत में, उनमें लोकल सामानों का इस्तेमाल होगा। इसके अभी विस्तृत नियम आगे आने वाले समय में अधिसूचित होंगे। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका की तरफ से रूस से ऑयल शिप पर की जा रही सख्ती की वजह से रूस से भारत आने वाले तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं, क्योंकि भारत के पास अब रूस के अलावा भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत में रूस के तेल सप्लाई उसके सप्लायर के जरिए होती है। ऐसे में भारत पर सीधे प्रतिबंध की कोई आशंका फिलहाल नजर नहीं आ रही, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में आई कमी और रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जरूर आया। ब्रेंट क्रूड का भाव काफी लंबे समय के बाद $84 के ऊपर निकलता दिखा, और ये 4 महीने के ऊपरी स्तर के करीब है। सर, इस तरीके के कदम से क्या होने वाला जो अमेरिका उठा रहा है? इस पर तैयारी पहले से चल रही थी। पिछले साल के अंत से इस बात की संभावना दिखाई दे रही थी कि रूस जिस तरह से डार्क फ्लीट का इस्तेमाल करके अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा रहा है, वो प्रतिबंधों के अगेंस्ट था, प्रतिबंधों के खिलाफ था। और वहाँ जो शर्त है रूस के लिए, वो $60 पर बैरल तक की कीमत पर तेल निर्यात करने की है। और इसलिए यूरोपीय समुदाय, नाटो और अमेरिका इस बात की व्यवस्था में थे कि जो तेल की लीकेज हो रही है, जो दुनिया के बाजारों में जा रहा है, सैंक्शंस को वायलेट करते हुए, प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, इसे रोका जाए। और इसलिए एक बड़ा फैसला लिया है अमेरिका ने, जिस फैसले के तहत जो रूस की सरकारी शिपिंग कंपनी है, जिसका नाम सोवोकॉम फ्लोट है, इस कंपनी पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, क्योंकि इस कंपनी के जरिए ही वो $60 वाली सीमा का तेल बाजार में बेचा जाता था। इस पर और इसके 14 टैंकर्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शिपिंग कंपनियां जो रूस का तेल अवैध रूप से दुनिया के बाजारों में पहुंचा रही हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका असर हमको दुनिया में रूस के तेल की सप्लाई पर दिखाई देगा, और शायद साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका असर हमें ब्रेंट की कीमतों पर भी थोड़ा दिखाई देने लगा। सर, भारत पर इसका क्या असर होंगे, क्योंकि रूस से काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल भारत आयात करता है अभी कुछ समय पहले तक? भारत में अब हाल फिलहाल में जब से इस डार्क फ्लीट पर सख्ती हुई है शुभम, उसके बाद से तो भारत में वो तेल आना कम हो गया है। और हम लगातार बताते रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों में भारत की रूस पर तेल पर निर्भरता कम होती चली गई। कारण कई थे। कारण ये थे कि एक तो सैंक्शंस के वायलेशन का डर था, जो भारत के रिफाइनर्स को, भारत के बैंकर्स को और शिपिंग कंपनियों को दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि रूस के साथ रुपए में लेन देन बंद हो गया था, क्योंकि रूस ने रुपए में भुगतान लेना कम कर दिया था। और तीसरा ये कि भारत ने वापस अपने पुराने सप्लायरों को, खासतौर से जो मध्य पूर्व के देश हैं, सऊदी और अमीरात, इनसे तेल खरीदना शुरू कर दिया था। तो हालांकि सैंक्शन सख्त है, इसका असर कई देशों पर पड़ेगा, पर भारत के पास अब आपूर्ति के प्रभावित होने का खतरा नहीं है, क्योंकि अन्य स्रोतों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही है। यूपीआई के लिए 4 निजी बैंकों के साथ करार कर सकता है पेटीएम। एनपीसीआई से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टी-पैप लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम यूपीआई के लिए एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और यस बैंक के साथ करार कर सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक का सिस्टम 15 मार्च के बाद चालू रहेगा। कस्टमर अपने खातों से पैसे की निकासी कर सकेंगे। एनपीसीआई से इसी हफ्ते पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।
कैसे काम करेगी व्यवस्था सर? पेटीएम पेमेंट बैंक खत्म हो जाएगा जो हमने कहा था, और देखिए उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पेटीएम का यूपीआई काम करेगा जो हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। तो पेटीएम के यूपीआई को होस्ट करने के लिए पेटीएम 4 बैंकों से स्पेसिफिकली करार करेगा, जिसमें यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये एक किस्म का बेल आउट प्लान है जो पेटीएम को सपोर्ट के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है कि एक यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर 4 बैंकों के साथ स्पेसिफिकली काम करेगा, जिसमें एक सरकारी बैंक है और 3 निजी बैंक हैं। इन 3 के साथ ऐसा इसलिए किया गया शुभम कि भारत में बैंकों के ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा इन चारों बैंकों के दायरे में आ जाता है। और चूंकि पेटीएम के पास काफ़ी बड़ी संख्या थी ग्राहकों की जो कि फास्टैग और बाकी सेवाएं यूज़ करते थे, उनके लिए परोक्ष रूप से संकेत है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक से अपने खाते इन इलाकों में यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या यहाँ अगर उनके बाकी खाते हैं उस पर पेटीएम के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि पेटीएम इस मामले में विस्तृत जानकारी भी देगा और विस्तृत नियम भी जारी करेगा। लेकिन यहाँ से ये रास्ता खुल गया है कि 15 मार्च के बाद अब शायद पेटीएम पेमेंट बैंक को एक्सटेंशन मिलने की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में शेयर बाजार को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की तरफ से आईपीओ की लिस्टिंग के नियमों में ढील दी जा सकती है। इसके अलावा ज़्यादा विदेशी संस्थागत निवेशकों को अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों में भी छूट मिल सकती है। साथ ही सेम डे सेटलमेंट को भी मंजूरी दी जा सकती है। फरवरी में WPI इन्फ्लेशन यानी कि थोक महंगाई घटकर 0.20% हो गई है, लेकिन इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर, सब्जियों की महंगाई दर और दालों की थोक महंगाई बढ़ी है। फरवरी में थोक महंगाई की दर 4 महीने के निचले स्तर पर है। इससे पहले जनवरी में थोक महंगाई दर 0.27% थी। जापान के बाद अब ब्रिटेन भी मंदी से बाहर आ गया है। पिछले साल के आखिर तक ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर मंदी में था। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 0.3% की गिरावट दर्ज कर रही है। जनवरी 2024 के आंकड़ों में मामूली सुधार आया है। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद से ब्रिटेन में प्रोडक्टिव ग्रोथ लगभग ना के बराबर रही है। ये जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका से काफ़ी पीछे है। जीवन स्तर पर मजदूरी में सुधार के लिए ब्रिटेन को अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग में गिरावट दर्ज की गई है। बेन कंपनी की रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय स्टार्टअप ने साल 2023 में वेंचर कैपिटल से $9.6 बिलियन कमाए से ज़्यादा जुटाए, जबकि 2022 में $25.7 बिलियन की फंडिंग हुई थी। यानी कि सालाना दर पर वेंचर कैपिटल फंडिंग में 63% की गिरावट आई है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ने निवेशकों की पिचों पर सावधानी बरती है। पिछले साल सुस्त वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच निवेशक आक्रामक फंडी पर दांव लगाने से परहेज करते नजर आए। कोई टिप्पणी? सबसे महत्वपूर्ण सेबी की बैठक में काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका असर स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट पर भी पड़ेगा, निवेशकों पर भी पड़ेगा। कई सारे फैसले, इसमें 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक तो विदेशी निवेशकों के लिए, आपको याद होगा सेबी ने एक शर्त लगाई थी कि जिन विदेशी निवेशकों की किसी कंपनी में 3% से कम हिस्सेदारी है, उनके लिए डिस्क्लोजर्स के नियम बदले गए थे। इस पर एफपीआई की विदेशी निवेशकों की आपत्ति थी और उन्होंने इसको लेकर सेबी से बात की थी। सेबी को अपनी तरफ से ज्ञापन दिया था और रिलैक्सेशन मांगा था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर। ये रिक्वायरमेंट बदली जा सकती हैं, इस बात की संभावना है। एजेंडे में बात शामिल है। और दूसरा आईपीओ, क्योंकि आईपीओ आम निवेशकों से जुड़े हुए हैं। आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सेबी के इस बैठक के एजेंडे पर चर्चा के लिए हैं। एक तो जो 20% की मिनिमम लिमिट है होल्डिंग की किसी भी आईपीओ वाली कंपनी में, उसको मैनेज करने के लिए, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसे लंबे समय कैसे मेंटेन किया जाए, इसको लेकर सेबी मौजूदा शर्तों में बदलाव कर सकती है। और इसके अलावा यह भी कर सकती है कि कोई कंपनी अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करने के बाद अगर अपना इशू का साइज बदलना चाहती है तो उसे यह भी बदलने की छूट मिलेगी। तो यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके फैसलों को लेकर हम आपके पास आएंगे। तो यह था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण, नई खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाम ये है, जैसा ही रंगो रूप